हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ड्रिप। तो कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी फ्लूइड से आप क्या समझते हैं? बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है ब्लड एंड लिम्फ, और उसको बॉडी में कैसे सर्कुलेट करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंस की क्या होती है? जरूरत होती है। उसी तरीके से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको निकालने की भी जरूरत है। तो हमारी बॉडी एक अलग अलग एफिशिएंट मैकेनिज्म यूज करती है इसको क्या करने के लिए? सेल के अंदर और सेल के बाहर इन सब चीजों को पहुंचाने और निकालने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। हर एक एनिमल का इनको रिमूव करने और ट्रांसपोर्ट करने का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। जैसे कि स्पॉन्ज और सिलेंड्रेट हो गए, वो सर्कुलेट करते हैं वाटर को अपने फ्रॉम देयर सराउंडिंग। पूरी सराउंडिंग से क्या करते हैं? वाटर को अपनी बॉडी कैविटी के अंदर भेजते हैं और फैसिलिटेट करते हैं द सेल एक्सचेंज फॉर दी सब्सटेंस। और इनकी जो सेल है बॉडी की, वो क्या करती है? एक्सचेंज करती है इन सब्सटेंस। More complex organism use special fluid within their body to transport such material। जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे? स्पेशल फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करेंगे अपनी बॉडी से। जैसे कि ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे क्या हो गए? एनिमल्स हो गए, ठीक है। वो क्या करते हैं? मोस्टली ब्लड को यूज करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड, एक और बॉडी फ्लूइड है जिसको लिम्फ भी बोलते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि टिश्यू के बीच में क्या करता है? ये फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑल्सो एक्सप्लेन हियर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे कि हमारे हमारे बॉडी में ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, और लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे बॉडी में टोटल 4 टाइप के टिश्यू होते हैं: मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल टिश्यू। तो हमारा ब्लड किससे मिलकर बना है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, और कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या है? अब देखो, ब्लड की बात करें तो ब्लड में टोटल 55% क्या है? प्लाज्मा है, और 45% क्या है? सेल कंपोनेंट है। सेल कंपोनेंट में क्या आएंगे? हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों। जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रॉ कलर है। स्ट्रॉ मतलब समझते हो आप? भूसा, भूसे का जैसा कलर होता है, वैसा कलर क्या होता है? प्लाज्मा का होता है। ये विस्कस फ्लूइड है, मतलब कि थोड़ा सा चिपचिपा सा फ्लूइड है ये। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अभी मैंने आपको बता दिया, 50% ये ब्लड में पाया जाता है। और इस 50% प्लाज्मा में 90 से 92% तो बच्चों क्या है? वाटर है। बाकी का 6 to 8% क्या है? इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन के नाम याद कर लो: फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन। अब देखो, फिब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉट करने का काम करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? हमें इम्यूनिटी देने का काम करता है, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वहीं पे एल्ब्यूमिन की बात करें, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। ये मेजर प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के, ठीक है। अब फिब्रिनोजन देखो बता दी, फिब्रिनोजन का काम क्या है? ये क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, मैंने बता दिया इम्यूनिटी के लिए इसका काम होता है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने का काम करता है। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा में होता है सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और ये क्या है? बाइकार्बोनेट है, और ये क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। अब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। टोटल 12 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इन एन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ऐसे नहीं प्रेजेंट होते, वरना अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते तो तुम्हारा जो ब्लड है वो भी जम जाता है ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ही। प्लाज्मा को अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो उसको जो बना वो क्या होता है? सीरम होता है, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें, जो कि हमारे कितना है? 45% है। और 45% में इसमें क्या है? इरिथ्रोसाइट है जिसको हम आरबीसी बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट है जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स
इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना होता है? 45% होता है ब्लड में। अब इरिथ्रोसाइट की बात करें, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा क्या होता है? इरिथ्रोसाइट ही होता है, ठीक है बच्चों? फॉर द ब्लड ब्लड सेल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? इरिथ्रोसाइट है। ए हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज, एक हेल्दी मैन है तो उसके अंदर कितना होता है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी होता है मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है? पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। अब वहीं पे अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में थोड़ा कम होता है, 4.5 टू 5 मिलियन के अप्रॉक्स होता है, ठीक है? आरबीसी सबसे पहले कहाँ बनता है? मेन साइट इसकी होती है रेड बोन मैरो में। जो लॉन्ग बोन्स होती है ना बच्चों, जैसे कि फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, यहाँ पर क्या होते हैं? इसमें रेड बोन मैरो होती है, उसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल बनती है, ठीक है? रेड ब्लड सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर, डिवॉइड मतलब क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, ठीक है? इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बाइकनकेव, इसकी जो आरबीसी की सेल होती है वो कैसी होती है? बाइकनकेव होती है, ठीक है? दे हैव रेड कलर, इसका इसका कैसा होता है? रेड कलर होता है। और रेड कलर होता है क्यों? क्योंकि इसके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है? हेंस कलर एंड नेम ऑफ दीज आर सेल, जो कलर है रेड और इसका जो रेड ब्लड सेल नाम पड़ा है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही पड़ा है, ठीक है? ए हेल्दी इंडिविजुअल, ये बच्चों इंपॉर्टेंट लाइनें आ जाती है। हेल्दी इंडिविजुअल में क्या है? 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में, याद रखना, ठीक है? दीज मॉलिक्यूल प्ले सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेटरी गैस कौन सी होती है? हमारी ऑक्सीजन एंड CO2, उसको क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है? आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है बच्चों। और ये जाकर खत्म कहाँ पे होती है? डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है 120 डेज के बाद? स्प्लीन में। स्प्लीन एक स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब होता है जहाँ पर चीजें, मतलब जहाँ पे खत्म होता है, ठीक है? मरुस्थल बोलते हैं आई थिंक उसको, ठीक है? अब ल्यूकोसाइट क्या होता है? ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। ये कलरलेस होता है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लिएटेड है। अब बच्चों खुद बताओ, आरबीसी का न्यूक्लिएटेड मतलब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका क्या होता है? उसके पास ज़्यादा सरफेस होगा, जिससे क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो पाएँगे? बाइंड हो पाएँगे, ठीक है? अगर मान लो न्यूक्लियस इसमें होता तो इसमें क्या होता? उसका सरफेस कम हो जाता, इसकी वजह से अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, ठीक है? अब ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करती, इसीलिए इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। रिलेटिवली लेसर नंबर होता है किससे? आरबीसी से। कितना होता है ये बच्चों? ये भी याद रखना, ठीक है? कितना होता है? 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, ठीक है? ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? जनरली शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं जीते हैं। इसको दो कैटेगरी में डाल रखा है डब्ल्यूबीसी को, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब इनके पास क्या होते हैं? छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके पास तो ग्रेनुलोसाइट, जिनके पास नहीं पाए जाते वो ए ग्रेनुलोसाइट है। अब ग्रेनुलोसाइट देखो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है? ये ग्रेनुलोसाइट्स में आएंगे। अगर वहीं पे बात करें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होते हैं? तुम्हारे ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, ठीक है? अब बच्चों एक ट्रिक याद रखना मेरी, नल मैब, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं और सबसे कम बेसोफिल्स पाए जाते हैं। इसके ना परसेंटेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी, इसको थोड़ा पतला करते हैं, जो तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स है वो कितनी पाई जाती है? 60 से लेकर 65% तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स फिल्स पाई जाती है, ठीक है? वहीं पे बात करें आपका कितना 20 टू 25% होता है, आई थिंक इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। 20 टू 25% तुम्हारी क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं। उसके बाद तुम्हारी आती है मोनोसाइट्स, जो कितनी होती है? 6 टू 8% होती है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी आती है ईसनोफिल्स, ईसनोफिल्स कितनी होती है तुम्हारी? 2 टू 3% होती हैं। और सबसे कम होती है बेसोफिल्स, जो कितनी होती है? 0.5 टू 1% होती है बच्चों, ठीक है? याद रखना ये। सबसे ज़्यादा तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स, ट्रिक याद रखना, नल मैप, नल मैप, ठीक है? अब देखो बता दिया, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएँगी? मोस्ट अबंडेंट तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स होंगी, अभी बता दें 60 टू 8 65% होंगी, ठीक है? और वहीं पे बात करें बेसोफिल्स सबसे कम होंगी, ठीक है? सबसे लीस्ट होंगी, कितनी होंगी? 0.5 टू 1%, ठीक है? और न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स क्या होते हैं? तुम्हारे फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है? फैगोसिटिक मतलब ये क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को फीड कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है? फॉरेन पार्टिकल को। बेसोफिल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, याद रखना ये वाली चीजें। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के। और ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करते हैं। देखो होता क्या है, हिस्टामिन अगर रिलीज होगा तो हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट करता है, सेरोटोनिन क्या करता है? कम कर देता है, ठीक है? और हेपरिन वही क्लॉट वगैरह करने का काम करता है, ठीक है? इसिनोफिल्स की बात करें
तो 2 to 3% पाया जाता है और ये क्या करता है, इन्फेक्शन से रेजिस्ट करता है, बचाता है, ठीक है। एंड आर ऑल्सो एसोसिएट विद एलर्जी क्रिएशन, अगर एलर्जी क्रिएशन हो रही तो कौन सी डब्ल्यूबीसी फाइट करेंगी, एसिनोफिल्स। देखो ये लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट तुम्हारी कितनी होती है, 20 to 25% पाई जाती है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे तुम, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या क्या रिलीज करते हैं, इनका क्या क्या काम होता है। बोथ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें इनका सबसे ज्यादा मेजर काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स करना, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, बेसोफिल्स कुछ ऐसा होता है, इस्नोफिल्स इसका जो न्यूक्लियस होता है तुम्हारा हेडफोन के जैसा होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, बायलोब्ड होते हैं, मतलब इनके सॉरी मल्टी लोब्ड होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस है बहुत सारे लोब में बटा होता है, ठीक है। और ये तुम्हारी बेसोफिल्स है, ट्राइलोब्ड होती है, ऐसी कुछ होती है। मोनोसाइट का स्ट्रक्चर पता नहीं हो सकता तुम्हें, ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए, इंपॉर्टेंट है, पीवाई की पूछा गया है और तुमसे इसके नाम पूछे गए थे, ठीक है, पिछली बार। अब बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और ये क्या होते हैं, ये किसके फ्रैगमेंट से मिलकर बने हैं बच्चों, अगर हम मेगा कैरियोसाइट एक सेल होती है, स्पेशलाइज सेल है जो बोन मैरो में पाई जाती है, उसका अगर हम टुकड़ा टुकड़ा कर दें तो जो टुकड़ा बना वो क्या है तुम्हारा, प्लेटलेट्स है। जो बहुत सारे टुकड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। इनका जो ये कितना पाए जाते हैं ब्लड में, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। पहले ही बता दी, ये क्लॉट करने का काम करती है तुम्हारी, ठीक है, प्लेटलेट्स। ए रिडक्शन ऑफ देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर मान लो कि प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड क्या होगा, जमेगा ही नहीं, क्लॉट ही नहीं होगा, और जिससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड ग्रुपिंग की बात करें बच्चों, ब्लड ग्रुप, एज यू नो, blood of human being differ in certain aspect through it appear be similar। देखो ब्लड देखने में सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है, रेड दिखता है, लेकिन क्या होता है उनकी ग्रुपिंग अलग अलग होती है, लेकिन सबके ब्लड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है कि जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन है सबका ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम हो, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, बहुत सारे ग्रुपिंग होते हैं। टू सच ग्रुपिंग एबीओ और आरएच में बांट रखा है, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं। एबीओ क्या होता है, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन, जो आरबीसी का सरफेस है उसके ऊपर अगर एंटीजन, कौन से एंटीजन पाए जा रहे हैं उसके बेस पे हम बोलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ये होगा। तो अगर ए एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, दोनों पाए जा रहे हैं तो एंटीजन क्या हो गया, सॉरी जो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी हो गया। अगर कोई एंटीजन ही नहीं पाया जा रहा, तुम्हारा आरबीसी कैसा टकला सा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ओ से याद रखो कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ये जो एंटीजन है ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होते हैं। ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी, आरबीसी के ऊपर मेनली कौन से एंटीजन पाए जाएंगे, या तो ए या तो बी या तो दोनों, ठीक है, या तो कुछ भी नहीं। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन नेचुरल एंटीबॉडी, जैसे मान लो कि तुम्हारे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में अल्टीमेटली कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो तुमने बी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़वा दिया अपने बॉडी में, तो ये बी एंटीबॉडी क्या करेंगी, इसको फाइट करके खत्म कर देंगी, ठीक है। अब सिमिलरली प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल, हाँ ये तो बता दिया मैंने। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, जो एंटीजन है उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, ये फाइट करता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, ये 4 ग्रुप में बांटा गया, ए बी एंड ओ। अब ए बी सी डी मत रख देना, ये 4 ही ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, ठीक है। अब ये टेबल में दिया हुआ है, यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। तुम्हें पता है कि अगर ब्लड चढ़ाया जा रहा है किसी को तो हम कोई सा भी ब्लड किसी को नहीं चढ़ा सकते, पहले क्या करेंगे, हम ब्लड चेक करेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट फ्रॉम द एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। जैसे जैसे मान लो हम किसी का भी ब्लड किसी को भी चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है, अगर उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो उसकी आरबीसी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसकी बॉडी नीली पड़ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ब्लड दे रहा है डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। डोनर्स कंपैटिबल, डोनर्स अगर कंपैटिबल है तभी उसका ब्लड क्या करा जाएगा, चढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा था ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब जो एंटीजन
है वो ए होगा आरबीसी के ऊपर, बी है तो बी होगा, और ए भी ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, और ओ ब्लड ग्रुप है यानी कि टकला है आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है यानी नहीं। और वहीं पे बात करें इसकी अपोजिट एंटीबॉडी तुम्हारे प्लाज्मा में पाई जाएगी। ए एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी, बी एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी ए होगी। याद रखना जो ए बी वाला है, ए बी वाले के ऊपर कोई एंटीजन उसकी कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होती, इसीलिए उसको कोई सा भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है ए बी वाले को, ठीक है। लेकिन याद रखना ए बी नेगेटिव वाले को चढ़ाया जा सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को नहीं चढ़ाया जाता सारा ब्लड, ठीक है। अ, सॉरी, ए बी पॉजिटिव वाला सारे तरीके का ब्लड ले सकता है लेकिन ए बी नेगेटिव वाला नहीं ले सकता, ठीक है। ए बी नेगेटिव वाले को अगर तुम कोई और ब्लड चढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान। और अगर तुम्हारा क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, अगर कोई एंटीजन ही नहीं है सरफेस पे तो उसके पास सारी एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए भी पाई जाएगी, बी भी पाई जाएगी, ठीक है। अब डोनर क्या है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो उसको ए वाला भी चढ़ा सकते हैं और ओ वाला तो चढ़ा ही सकते हैं, देखो देखो बच्चों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो क्या होगा, इसके पास कोई मतलब एंटीजन ही नहीं है तो कोई फाइट ही नहीं करने वाला होगा, ठीक है। बी वाले को क्या होगा, बी और ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, और ए बी वाले को सारे चढ़ाए जा सकते हैं, ए बी और ओ बी, ठीक है। और ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही चढ़ाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले का होता है, क्योंकि उसको सिर्फ ओ वाला ही चढ़ाया जा सकता है। वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है, ए बी वाले का होता है। याद रखना जो ए बी वाला है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बोलते हैं, वरना वो क्योंकि वो सबसे ब्लड ले सकता है। और वहीं पर बात करें जो ओ वाला है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, वो सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें। अब आरएच ग्रुपिंग क्या है? अब तुमने सुना होगा ए बी पॉजिटिव ब्लड है, ए बी नेगेटिव ब्लड है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये आरएच एंटीजन की वजह से है। अगर किसी की आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है। एंटीजन, अनदर एंटीजन द आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑन दी रीसस मंकी। ये कहाँ से लिया गया, रीसस मंकी से निकाला गया है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म में रीसस से हमने आरएच ले लिया, ठीक है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी मेजोरिटी। मतलब कि क्या है, ये इसका भी एंटीजन आरबीसी पाया जाता है, मेनली 80% ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, ये ह्यूमंस में ये वाला एंटीजन पाया ही जाता है। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पे अगर आरएच एंटीजन है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, और नहीं है तो आरएच नेगेटिव होगा, ठीक है। A Rh negative person, if exposed to Rh positive blood, will form specific antibody against the Rh negative। याद रखना जो नेगेटिव वाला पर्सन है अगर उसको पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया गया, जैसे मान लो ओ नेगेटिव वाला है, अगर मैंने उसको ओ पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया ना तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में फाइट हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इसकी आरबीसी। तो याद रखना कभी भी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं चढ़ा सकते, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला ब्लड आराम से चढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो तुम्हारा जो ए बी पॉजिटिव है वो क्या है, यूनिवर्सल क्या है, रिसिपिएंट है, क्योंकि वो हर किसी से, नेगेटिव से तो ब्लड लेगा ही लेगा, पॉजिटिव से भी लेगा, सबसे लेगा, ठीक है। वहीं पे बात करें जो तुम्हारा ओ नेगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि पॉजिटिव वाला देखो नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला तो सबको दे सकता है, ठीक है बच्चों। देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी ओ इन्हीं को नहीं मैच करना होता, आरएच ग्रुप भी मैच करना होता है, वरना पता चले तुम ओ नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया तो गया हो, ठीक है। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of pregnant mother with RH positive of fetus। अगर मान लो कि जो फादर है अगर वो पॉजिटिव एंटीजन वाला है, आरएच पॉजिटिव, और मदर क्या है आरएच नेगेटिव है, तो क्या होगा, जो उनका बेबी होगा उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन सेकंड बेबी है उसको उसको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको क्या करना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। आरएच एंटीजन ऑफ फीटस डज नॉट गेट एक्सपोज टू द आरएच नेगेटिव ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन सेकंड चाइल्ड क्या होगा उनका, उसको प्रॉब्लम हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, हो सकता है उसको जॉन्डिस वगैरह हो जाए, ठीक है। टू ब्लड्स आर विल बी सेपरेट बाय प्लेसेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये दोनों ब्लड जो है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इसकी फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, मेमोरी बन जाती है कि हाँ ये फीटस आया था, तो दूसरी बार आएगा तो उसको क्या करने देगा, मतलब उसकी वॉर्म क्या है, उसको नहीं एक्सेप्ट करने देगी, ठीक है। However, during the delivery of first child, जब क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होगी, therefore possibility of expose of maternal blood to the small amount of RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फ्रॉम द फीटस जब भी क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो मदर का ब्लड है और फीटस का, बेबी का ब्लड है,
उसमें क्या होता है कि मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपोज हो जाता है। तो जिसके केस में क्या होता है, इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, तो फीमेल है वो आरएच क्या हो गया, एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगी। उसको थोड़ी ना पता कि उसके बॉडी को थोड़ी ना पता है कि उसका बेबी है, वो तो उसके ब्रेन को पता है। तो क्या होगा कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगेगी इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें क्या होगा, द आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, जो कि आरएच नेगेटिव मदर थी, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटस आरबीसी, और वो लीक हो जाएगा ब्लड मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फीटस की जो आरबीसी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस कुड बी फैटल द फीटस और कुड कैन सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। किसके केस में क्या हो जाएगा, बेबी को सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा, कई केस में डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इस केस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय administrating anti-RH antibody to be the mother immediately after the delivery of the first child। जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है, सेकंड बेबी आने वाला होता है, तो एक वैक्सीन दी जाती है, रोगम वैक्सीन होती है। उससे क्या होता है कि जो सेकंड बेबी है वो भी सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है। ठीक है, अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर द लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। तुमने देखा होगा जब तुम्हारी फिंगर कट जाती है या फिर कहीं पे भी तुम्हें चोट लग जाती है, तो तुम्हारा ब्लड लगातार नहीं बहता रहता, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है क्यों जम जाता है। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। जब भी इंजरी और ट्रॉमा होती है तो ब्लड क्या करता है, कोगुलेशन कर देता है। ठीक है, ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और इस मैकेनिज्म से क्या होता है, ब्लड बॉडी से ब्लड बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो पाता। यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कुछ टाइम बाद जो तुम्हारा कट लगा हुआ है, कुछ टाइम बाद तुम देखोगे वो डार्क डार्क हो जाएगा, उसको स्कम बोलेंगे, ब्राउन स्कम। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम, इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्लॉट बोलते हैं और कोगुलम बोलते हैं। ये मेनली किसके नेटवर्क से बना है, फिब्रिन के नेटवर्क से बना है, इन विच डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप। जिसमें क्या होता है तुम्हारे, जैसे ये फिब्रिन का नेटवर्क बना है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे फॉर्म्ड एलिमेंट आके ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, तुम्हारा ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। अ, अब याद रखना, जो फिब्रिन है, फिब्रिन हमारी बॉडी में किस टाइप से प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम फिब्रिनोजन बोलते हैं। ठीक है, फिब्रिन क्या होता है, कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। अब जो थ्रोम्बिन है वो पहले प्रोथ्रोम्बिन की इनएक्टिव फॉर्म में प्रोथ्रोम्बिन की तरह प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी तुम्हारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम से, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, तुम्हें हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम है, तुम्हारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या होगा, अब जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। अब ये फिब्रिन है, ये क्या करेगा, क्लॉट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म्ड होगा लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन से, इसको हम कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। हमारी बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, एक एक करके वो फैक्टर यूज किए जाते हैं। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। ये सारे फैक्टर निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा कोगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, कुछ फैक्टर तुम्हारे टिश्यू से निकलते हैं। एट द साइट ऑफ इंजरी कैन इनिशिएट कोगुलेशन, मतलब सबसे पहले टिश्यू के पास ही निकलेंगे, जिससे क्या होगा, इनिशिएट हो जाएगा फटाफट तुम्हारा कोगुलेशन। कैल्शियम आयंस क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में, इसीलिए कहते हैं कि कैल्शियम वाली डाइट लो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होंगे, यानी मिल्क वगैरह अच्छे से लेना चाहिए। अब लिम्फ की बात करें, लिम्फ को मैंने तुम्हें पहले बताया, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू के बीच में क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है।
एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, जैसे ही ब्लड क्या होता है कैपिलरी के थ्रू पास हो रहा होता है, सम वाटर अलोंग मैनी स्मॉल वाटर soluble substance move out into the space between the cell or tissue leaving the larger protein and most of the formed element इन द ब्लड वेसल। कैपिलरी के बीच में छोटे छोटे से क्या होते हैं होल्स होते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाता है कुछ तुम्हारा वाटर, कुछ मिनरल्स और कुछ लार्ज प्रोटीन, ये सब क्या हो जाता है लीक हो जाते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज आउट कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसी को हम क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल, मतलब सेल के बीच का जो स्पेस है उसमें रिलीज हो रहा है, और टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मिनरल प्लाज्मा में पाए जाएंगे वही मिनरल तुम्हारे लिम्फ में भी पाए जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस भी इसके अंदर पाई जाएंगी। ब्लड इन द सॉरी बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू द दिस फ्लूइड। अब जैसे मान लो छोटी छोटी सेल्स हैं, तो उनके बीच में अगर तुम्हें क्या करना है न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाना है, तो किसके थ्रू जाएगा, लिम्फ के थ्रू जाएगा। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसे बहुत सारा क्या होगा तुम्हारा लिम्फ का नेटवर्क बन जाएगा, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इन इट बैक टू द मेजर वेन, जैसे कि तुम्हारी क्या होती है कैपिलरी, कैपिलर से वेन वगैरह बनती है, उसी तरीके से तुम्हारा क्या होगा लिम्फ से लिम्फेटिक सिस्टम बनेंगे पतले से मोटे की तरफ, ठीक है। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में ये फ्लूइड प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ क्या है, कलरलेस है, जैसे तुम्हारा प्लाज्मा कलरलेस था, स्ट्रॉ कलर का था। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, इसमें क्या होता है लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी भर भर के होते हैं, विच इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये क्या है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। लिम्फ लिम्फ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हॉर्मोन्स, लिम्फ क्या तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर है किसका, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स का। और फैट आर ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ इन लैक्टेल, ये लैक्टेल तुम्हारी क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लिम्फ वेसल है तुम्हारी जिसको लैक्टेल बोलते हैं, उसमें क्या होता है फैट एब्जॉर्ब होता है, तो ये लैक्टेल तुम्हारी क्या है लिम्फेटिक वेसल ही है, ठीक है, जो तुम्हारे इंटेस्टाइन में पाई जा रही है वो फैट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें, देयर आर टू सर्कुलेटरी पाथवे, एक होता है ओपन एक होता है क्लोज। जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म के उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन मतलब उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती थी, ठीक है। और जो अब आए हैं वो क्या है क्लोज्ड है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा, ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो इंसेक्ट्स वाली फैमिली है ऑर्थोपोडा, कॉकरोच वगैरह में, मोलस्का में पाया जाएगा, ठीक है। और इन विच ब्लड फॉर्म्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स एंड ओपन स्पेस, मैंने तुम्हें बताया इनके पास वेसल्स नहीं है तो सारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, ओपन स्पेस में जाएगा और बॉडी कैविटी में जाएगा, जिसको हम साइनस बोलते हैं। और वहीं पे बात करें एनेलिडा और कॉर्डेट, कॉर्डेट में तुम्हारे क्या है एनिमल्स आएंगे सारे, ठीक है, एनिमल्स नहीं, एनिमल्स स्पॉन्जेस वगैरह भी होते हैं, कॉर्डेट वो है जिनके पास नोटोकॉर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, आइसेस हो गए, ये सब, ठीक है। इनके पास जो सिस्टम पाया जाता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है जो ब्लड है वो पंप किया जाता है हार्ट से, किसमें सर्कुलेट किया जाता है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के पास ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, कैपिलरी वेन और आर्टरी वगैरह। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी more advantageous as the flow of fluid can be more passively regulated, इससे क्या होगा कि फ्लूइड तुम्हारा बहुत इफेक्टिवली क्या होगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ऑल वर्टिब्रेट अब मस्कुलर चैम्बर हार्ट, हर वर्टिब्रेट के पास क्या है हार्ट तो होगा, लेकिन कितने चैम्बर होगा ये देखेंगे। जैसे कि ये याद रखना फिशेस में क्या होता है 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। वहीं पे बात करें एम्फीबियन की, तो एम्फीबियन के पास क्या होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा 2 एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, एक एक्सेप्शन याद रखना क्रोकोडाइल, मगरमच्छ तुम्हारा क्या है रेप्टाइल है, लेकिन उसके पास क्या है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है, तो एक्सेप्शन है, ये याद रखना आ जाएगा, ठीक है। वेयरएज क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल की बात करें इनके पास कैसा होगा 4 चैम्बर हार्ट होगा, 2 आर्टरिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ठीक है। फिशेस दी हार्ट पंप आउट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, ये क्या करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करेगा और गिल्स तुम्हारी क्या करेंगी ऑक्सीजनेट करेंगी उस ब्लड को एंड सप्लाई द बॉडी पार्ट्स, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या होगा सप्लाई कर दिया जाएगा बॉडी पार्ट्स में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न कर दिया जाएगा किसमें हमारे हार्ट में, ठीक है। तो याद रखना फिशेस का जो हार्ट है वो कभी भी ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी नहीं करता, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है। वहीं पे बात करें एक दूसरा कलर ले लेते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें इनके पास क्या होगा लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से गिल से लंग से और स्किन से, और क्या करेगा राइट एट्रियम क्या करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से अदर जितने भी बॉडी के पार्ट्स है वहां से क्या करेगा
कैरी करेगा, ठीक है। और हाउएवर दे गेट मिक्स, इनके पास क्योंकि एक ही चैम्बर है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में। इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल्स यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम्हारा मिक्सिंग हो जाएगी इसमें ब्लड की। और वहीं पे बात करें बर्ड्स और मैमल्स की, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लेफ्ट और राइट साइड में क्या होगा, सेपरेट रहेगा, ठीक है। द वेंट्रिकल पम्प्ड द वेंट्रिकल पम्प्ड इट विदाउट मिक्सिंग, इसमें क्या होगा, जो वेंट्रिकल से जो मिक्स नहीं करते वो पंप करेंगे, ठीक है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में दोहरा परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा मस्कुलर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, यानी उसमें कोई बोन नहीं होती, मस्कुलर होता है हमारा हार्ट। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल, इसमें क्या होगा, नेटवर्क होगा क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल का, ठीक है। और द फ्लूइड विच सर्कुलेट, इसमें क्या होगा, फ्लूइड को क्या करा जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। हार्ट की बात करें, देखो थ्री टाइप से हमारे मतलब जितने भी ऑर्गन है, थ्री टाइप से क्या है, डेराइव्ड है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। तो तुम्हारा जो हार्ट है वो क्या है, मेसोडर्मली डेराइव्ड है, ठीक है। सिचुएटेड थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में क्या है, प्रेजेंट है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, किसमें, लेफ्ट साइड। और एक कैविटी होती है जिसको मीडियस्टैनम कैविटी बोलते हैं, लंग्स के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, इसके पास क्या होता है, हार्ट के पास डबल मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, हमारे हार्ट के पास क्या है, 4 चैम्बर है। टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर, जिसको हम एट्रिया बोल रहे हैं, जो ऊपर वाले चैम्बर है वो छोटे हैं, जिसको एट्रिया बोल रहे हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर है उसको क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल बोल रहे हैं। थिन वेस्कुलर थिन ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट राइट एंड वेंट्रिकल सेप्शन। जैसे मान लो तुम्हारा ये हार्ट है, हार्ट में क्या है, ये लेफ्ट और राइट हो गया, तो ये क्या है, तुम्हारा एक चैम्बर है जो क्या कर रहा है, एट्रियम और वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ गया, ए थिन मस्कुलर वॉल इंटर एट्रियल सेप्टम को, 2 एट्रियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है, लेफ्ट और राइट एट्रियम को। और वहीं पे थिक वॉल होती है किसकी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी 2 वेंट्रिकल को थिक वॉल क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, और एट्रियम को थिन वॉल, ठीक है। याद रखना, थिन और थिक में बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब वहीं पे बात करिए, सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल से। अब देखो, एंड दोनों एट्रियम को, राइट और लेफ्ट एट्रियम को भी सेपरेट कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को भी सेपरेट कर दिया, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल को भी तो आपस में सेपरेट करना है। तो उसमें कौन सा तुम्हारा सेप्टम होता है, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम भी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। हाउएवर ईच ऑफ सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद ओपनिंग, ये जितने भी सेप्टा इसमें क्या होंगी, एक ओपनिंग होगी, ठीक है, चैम्बर्स में, ठीक है। 2 चैम्बर में ओपनिंग होती है, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय वेल, ठीक है। वेल जो तुम्हारा ये रहा राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वेल पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल बोलते हैं, याद रखना, ये ट्राइकस्पिड वेल होती है, ठीक है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, मतलब ओपन कर रहे हैं, ठीक है। बाइकस्पिड वेल तुम्हारी कहाँ पे पाई जाएंगी, जिसको मिट्रल वेल भी बोलते हैं, क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहे हैं। दी ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, तो तुम्हारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वो किसमें ओपन होगा, तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी में। वहीं पे बात करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लास्ट में कहाँ पे ओपन होगा, आयोटा में। ये जो तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करेगी, लंग्स तक ब्लड को लेके जाएगी, ठीक है, जो कि तुम्हारा कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, CO2 वाला ब्लड होगा। वहीं पे बात करें आयोटा क्या करेगा, बॉडी में लेकर जाएगा ब्लड को, जो कि क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ठीक है, याद रखना। बहुत मेजर आर्टरी होती है आयोटा, रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वॉल। जो तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में क्या है, एक वॉल पाई जाती है, इसको बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर मतलब आधा चांद जैसी,
उसको कुछ वॉल वेल्व होती है, ठीक है। दी वेल्व इन दी हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो वेल्व है ये एक ही डायरेक्शन में क्या करेगी, ब्लड को फ्लो करेगी, बैकवर्ड फ्लो नहीं होता इसमें। एट्रियम से वेंट्रिकल लेके जाएगी, फिर वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो पे, ठीक है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो तुम्हारा पूरा का पूरा हार्ट है वो किससे मिलकर बना है, कार्डियक मसल से मिलकर बना है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द एट्रिया। याद रखना कि तुम्हारी वेंट्रिकल की वॉल है वो थोड़ी ज्यादा थिक होती है, किससे, एट्रियम से, क्योंकि क्योंकि ज्यादा प्रेशर कहाँ पे लग रहा होता है, वेंट्रिकल में लग रहा होता है। एक बात याद रखना, जो तुम्हारी लेफ्ट वाली वेंट्रिकल है, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल की जो वॉल है ना थोड़ी ज्यादा ही मोटी होती है, किससे, थिकेस्ट वॉल होती है, ठीक है, तुम्हारी राइट वेंट्रिकल से। क्यों, क्योंकि देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आयोटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करा रहा है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी में। तो इसके पास क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए बहुत ज्यादा मोटी वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। दी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। हमारे हार्ट में एक मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, इसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ट में पाए जाते हैं। ये रियल में बहुत टिश्यू भी नहीं है, एक पैच लाइक स्ट्रक्चर है, ए पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट ऑन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जैसे मान लो ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में तुम्हारा जो राइट राइट अपर कॉर्नर जो है यहाँ पर एक वो पाया जाता है, तुम्हारा क्या पाया जाएगा, नोडल टिश्यू पाया जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एसए नोड। एसए नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड पाया जाएगा। और दूसरा मास कहाँ पे पाया जाएगा, तुम्हारा लोअर लेफ्ट राइट एट्रियम में पाया जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के साइड में है ये, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एवी नोड बोल रहे हैं, ठीक है। ए बंडल ऑफ नोडल टिश्यू एवी नोड से निकल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, यहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद पुरकिंजे फाइबर निकल रहे होते हैं। चलो पढ़ते हैं इसको। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो वेंट्रिकल बंडल, एवी बंडल continues from AVN which passes through the atrioventricular septum, emerges through the top of the interventricular septum, immediately divided into left and right bundle. These branches give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature, रिस्पेक्टिवली कॉल्ड पर्किंजे फाइबर। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, तुम्हारा एसए नोड से जो भी टिश्यू है वो कहाँ पे आया, एवी नोड पे आया, एवी नोड से फिर कहाँ गया, बंडल ऑफ फिश पे गया, बंडल ऑफ फिश से कहाँ गया, पुरकिंजे फाइबर से पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैला हुआ है, ठीक है। द नोडल मस्कुलेचर हैव द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सप्रेस एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें कोई तुम्हारा ब्रेन का रोल नहीं है, ये अपने आप क्या करते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, अपना एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट करते हो, ठीक है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary in different parts of the nodal tissue. SN can generate maximum number of action potential is 70 to 75 per minute. मतलब ये हर मोस्टली क्या होता है, 70 to 75 पर मिनट क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तुम्हारा एक मिनट में, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तुम्हारे हार्ट को। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। हमारा हार्ट मेनली क्या करता है, 70 to 75 टाइम्स क्या करता है, एक मिनट में धड़कता है। आइडियली हम बोलते हैं अगर एवरेज निकाला तो 72 टाइम्स क्या होता है, लेकिन इतना एग्जैक्ट किसी का भी नहीं आता। 72 टाइम एक मिनट में तुम्हारा ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होता। अब देखो कार्डियक साइकिल की बात करें, हाउ एवर डस द हार्ट फंक्शन। अब हार्ट तुम्हारा फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। अब सबसे पहले हार्ट का भी डायग्राम देख लेते हैं, हमने देखा नहीं। देखो हार्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है तुम्हारा, राइट एट्रियम है, ठीक है। ये जो बीच वाला है, देखो मैंने तुम्हें बताया ये एसए नोड है, एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जाता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से कहाँ पे जाता है, बंडल ऑफ व्हील्स में जाता है, जो तुम्हारा कहाँ पे पता है, वेंट्रिकल सेप्टम के बीच में है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ पे फैल जाता है, पुरकिंजे फाइबर में फैल जाता है। यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर का नाम ही लिखा, लेकिन ये जो येलो कलर का जा रहा है इसको पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब ये देखो लेफ्ट एट्रियम में तुम्हारा ब्लड आया, ठीक है, थ्रू द पल्मोनरी वेन,
ठीक है, पल्मोनरी वेन से ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ गया, आयोटा में। ठीक है, आयोटा से थ्रू आउट द बॉडी। वहीं पे अगर राइट साइड की बात करें, तुम्हारा जो वेना केवा है, एक सुपीरियर वेना केवा होती है, एक इन्फीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर वाली क्या करती है, अपर बॉडी से ब्लड को लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड वाले, और जो इन्फीरियर वेना केवा है, लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आती है। वेना केवा से कहाँ गया ब्लड तुम्हारा, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से कहाँ गया, ठीक है, राइट एट्रियम से गया तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर। ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, इस साइड है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा तुम्हारा लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास जाएगा और ये बॉडी के पास लेके जाएगा। तो याद रखना, लेफ्ट साइड में तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, अब फंक्शन तुम्हारा हार्ट कैसे करता है। लेट अस टेक अ लुक, एक लुक देखते हैं इसको। टू बिगिन विद ऑल दी 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट इज रिलैक्स स्टेट। स्टार्टिंग में क्या होता है तुम्हारा, चारों के चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स स्टेट में पाए जाते हैं। दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब होता है कि रिलैक्स्ड है। ठीक है, दोनों तरफ के राइट भी और लेफ्ट भी। एज ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन, जैसे तुम्हारी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या होंगी, ओपन होंगी। ठीक है, ब्लड फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन और वेना केवा से फ्लो करेगा कहाँ पे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। अब तुम्हारा क्या होगा, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। तो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट में जाएगा और वेना केवा से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। जैसे तुम्हारी क्या होंगी, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। किसके थ्रू आएंगी, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फटाक से गिर जाएगा ब्लड। सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा, ट्राइकस यहाँ पे बताती हूँ। पल्मोनरी वेन से तुम्हारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। साइमल्टेनियसली सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से क्या होगा, वेना केवा लिख देती हूँ वीसी। वीसी से ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, इन स्टार्टिंग 4 चैम्बर जो हार्ट है तुम्हारी क्या है, रिलैक्स स्टेट में है, और तुम्हारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्या है, ओपन हो रही है। यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए काम का होगा। पल्मोनरी वेन और वेना केवा से ब्लड कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट और राइट एट्रियम, एट्रियम के थ्रू कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेप क्या लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप लिखा हुआ है द सेमिनिनल वॉल्व, दोनों क्या है इस स्टेज तक अभी तक क्या है, क्लोज है। ठीक है, अब तुम्हारा जैसे ही क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल एस से एन के ऐसे नोड के थ्रू क्या होगा, जनरेट होगा, तो तुम्हारे जो दोनों के दोनों एट्रिया हैं वो क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, उसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, यानी कि दोनों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, किधर, वेंट्रिकल्स के थ्रू। और तुम्हारा इसी के थ्रू क्या होगा, 30% तुम्हारे वेंट्रिकल फिल हो चुके होंगे, फुल हो चुके होंगे। और ये एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कंडक्ट होगा वेंट्रिकल साइड से एवीएन और एवी बंडल के थी। एवी बंडल वही है तुम्हारा बंडल ऑफ फिश, इसके थ्रू क्या होगा, ये जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल है ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू आउट द वेंट्रिकल मसल्स के थ्रू। ठीक है, दिस कॉजेस वेंट्रिकल मसल्स क्या हो जाएंगी, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हारा कहोगे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे तुम्हारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एट्रिया रिलैक्स स्टेट में हो जाएंगे। ठीक है, और कोइंसाइडिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकल प्रेशर, वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से क्या होगा, तुम्हारा वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और क्लोज होने की वजह से तुम्हारे वेंट्रिकल से क्या होगा, तुम्हारा ब्लड का फ्लो एट्री के थ्रू नहीं जाएगा। एज वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज, जैसे तुम्हारा वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो तुम्हारे जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में, वो क्या हो जाएंगे, फोर्स की वजह से ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ब्लड वेंट्रिकल से क्या होगा, इनमें फ्लो कर जाएगा। और अब तुम्हारे क्या होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, और वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स होंगे तो वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से तुम्हारे सेमिल्यूनर वाल्व भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बैक फ्लो नहीं होगा वेंट्रिकल के थ्रू। ठीक है, एज द वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन, जैसे तुम्हारा वेंट्रिकल प्रेशर डिक्लाइन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से तुम्हारा जो वेन है वो क्या हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगी। कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, और तुम्हारी वेना केवा, और द ब्लड नाउ वंस अगेन नाउ मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल, उसकी वजह से क्या होगा, साइकिल दोबारा चलेगी, तुम्हारी जो ब्लड है दोबारा वेंट्रिकल के पास जाने के लिए रेडी।
द वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट। अब दोबारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है दोबारा से रिलैक्स स्टेट में जाएगा जैसे पहले का, ठीक है। एज अर्लियर सून एन जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, उसके वजह से क्या होगा, एक्शन एन दोबारा से एक्शन पोटेंशियल नया वाला जनरेट करेगा और ये इवेंट क्या होगा, रिपीटेडली चलता रहेगा, कंटिन्यूस। तुम्हारा हार्ट तुम्हें पता होगा कभी भी नहीं रुकता, हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। अब देखो ये स्टेप्स लिखे हैं, इसमें से पढ़ लेना ज्यादा सही है। इन स्टार्टिंग क्या होगा, चारों के चारों चैम्बर तुम्हारे रिलैक्स स्टेट में, तुम्हारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या है, ओपन है। और तुम्हारी पल्मोनरी और वेन और वेना कैवा से क्या होगा, राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, उसके थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे अभी तक तुम्हारे क्या सेमिलुनर वाल्व क्लोज है। ऐसे ऐसे नोट क्या करेगा, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को दोनों के दोनों एट्रिया के थ्रू, और दोनों के दोनों एट्रिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से तुम्हारा इनकी ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारे वेंट्रिकल क्या होंगे, 30% फिल हो जाएंगे। और एक्शन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ जाएगा, एवी नोड से एवी बंडल के थ्रू जाएगा, बंडल ऑफ हिस के थ्रू जाएगा, पुरकिंजे फाइबर और पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और एट्रिया क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज वेंट्रिकल प्रेशर। वेंट्रिकल सिस्टोल जैसे ही होगा, तुम्हारा क्या होगा, वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे तुम्हारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल, जिसकी वजह से बैक फ्लो नहीं होगा वेंट्रिकल से एट्रिया के थ्रू। और एज इंक्रीज वेंट्रिकल प्रेशर सेमिल्यूनर वॉल क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ओपन हो जाएंगे, और तुम्हारा ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा से। और जैसे ही तुम्हारा वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, जैसे तुम्हारा वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो प्रेशर फॉल होगा, जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वॉल दोबारा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज हो गए और तुम्हारा वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो गया, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व दोबारा से ओपन हो जाएगा, नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। दिस subsequential event in the heart which is cyclically repeated called cardiac cycle। ये जो बार बार रिपीट हो रही है साइकिल, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें क्या हो रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल बोथ आर्टरी और वेंट्रिकल, दोनों के दोनों सिस्टोल और डायस्टोल क्या हो रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल में हो रहे हैं। और ये कितनी बार होगा, 72 टाइम्स होगा, जैसे पहले बता चुके हैं। दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर पम्प्ड पर मिनट, जितनी साइकिल तुम्हारी पर मिनट में क्या होगी, होती रहेगी, ठीक है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस टू ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। तुम्हारी कार्डियक साइकिल यानी कि देखो, अब तुम्हारा 60 मिनट में 72 टाइम्स तुम्हारा हार्ट हो रहा है, तो एक एक टाइम में कितना होगा, 0.8 सेकंड में होगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 मिनट में एक बार तो तुम्हारा हार्ट नहीं पंप कर रहा है ना, 72 टाइम्स कर रहे हैं 60 सेकंड में। तो एक एक बार की मतलब अगर एक बार ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक ही बार तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है, तो कितने टाइम में पंप करेगा, अगर एक बार निकाले तो 0.8 सेकंड में, ठीक है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल तुम्हारी कितने टाइम की होती है, 0.8 सेकंड की होती है। एक मतलब 0.8 सेकंड में तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट और राइट एट्रियम क्या करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। ईच वेंट्रिकल पंप अप्रोक्स 70 ml ऑफ ब्लड। तुम्हारे जो दोनों के दोनों वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेट 70 ml ऑफ ब्लड क्या करते हैं, अम, निकालते हैं, ठीक है, पंप करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट आएगा। याद रखना कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है हार्ट रेट इनटू में कार्डियक साइकिल, ठीक है। हार्ट रेट तुम्हारा 72 और कार्डियक साइकिल तुम्हारी कितनी होती है, 70। कार्डियक साइकिल देखो कितनी लिखी है, सॉरी एक सेकेंड, कार्डियक आउटपुट कितना आएगा तुम्हारा, क्या बोला इसने, एक सेकेंड, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हाँ यहाँ पे सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम आना, मैंने कार्डियक साइकिल लिख दिया, सॉरी बच्चों। हार्ट रेट इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, मतलब वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल। तो हार्ट रेट तुम्हारा कितना है, 72, और कार्डियक साइकिल सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, 70 ml। इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड क्या करता है, 1 मिनट में तुम्हारा हार्ट पंप करके फेंक देता है, ठीक है। फेंक नहीं देता मतलब पंप करता है। ए बॉडी हैज एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, तुम्हारी मतलब बॉडी में एबिलिटी है कि तुम स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं 70 mm क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेंज, और हार्ट रेट को भी चेंज कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इन विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन। जैसे एथलीट ज्यादा वर्क करते हैं
तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो कार्डियक आउटपुट है वो अलग आता है, ठीक है। ड्यूरिंग each cardiac cycle, two proximate sounds produce which can easily heard by the stethoscope. कभी स्टेथोस्कोप यूज किया हो तो उसमें क्या दो साउंड आती है लब डब की। फर्स्ट साउंड जो होती है लब की होती है, जो किसकी वजह से आती है, ये वाली बात याद रखना। लब साउंड किसकी वजह से आती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वर्ल्ड की वजह से। और दूसरी साउंड जो डब है वो किसकी वजह से आती है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वर्ल्ड की वजह से, ठीक है। ये डायग्नोस किया जाता है क्लिनिकल में, ठीक है। इसी की साउंड से पता लगाया जाता है कि तुम्हारा हार्ट हार्ट की फंक्शनिंग सही है या नहीं है। अब एक हम पढ़ रहे हैं ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम, ठीक है। याद रखना बच्चों, वो जो तुम्हारा मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और जो तुम्हारा वो निकल के आ रहा है पर्ची पे, तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे करके निकलता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। थोड़ा उल्टा सा है, ग्राफ तुम्हारा मशीन है और ग्राम तुम्हारा क्या है, वो जो तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, जो पेपर सा है। You you are probably familiar with the scene from the typically hospital television. तुमने टेलीविजन में देखा होगा, टीवी वगैरह में एक सीन। A patient is hooked up the monitoring machine that show voltage traces on the screen and make a sound. तुमने देखा होगा कि एक मॉनिटर लगा होता है और तुम उनके चेस्ट पे लीड लगी होती है, जिससे क्या होता है, पिप 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 की साउंड आती है। अगर वो पिप पिप की साउंड कुछ टाइम बाद पी करके रुक जाती है, जैसे देखा होगा ऐसे साउंड चल रही है, ऐसे ऐसे साउंड चल रही है। अगर वो साउंड बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, मतलब वो लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई, यानी पी की आवाज आ गई, इसका मतलब इंसान क्या है, मर चुका है, कार्डियक अरेस्ट उसको आ चुका है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मशीन, जो मशीन है उसको देखो क्या बोल रहे हैं, कार्डियोग्राफ बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो तुम्हें ऑब्टेन हो रहा है उससे, वो जो लाइन से ऑब्टेन हो रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तुम्हारी जो हार्ट की एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो हम ईसीजी के थ्रू क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। दी टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी, जो कि इसी इसमें दे रखा है, देखो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ आता है, ठीक है। ये एक साइकिल दे रखी है, ठीक है। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन ऑफ 3 इलेक्ट्रिकल लीड। मेनली क्या होता है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है। याद रखना तुम्हारा हैंड में तो क्या होगी, ऑन ईच ऑफ द रिस्ट, जो दोनों कलाई है उन दोनों कलाई में क्या होगा, लीड लगेगी। और लेफ्ट एंकल में एक लीड लगेगी, 3 हो गई ना। दोनों हाथों की कलाइयों में 2, ठीक है, और एक लेफ्ट एंकल में 3 लीड लगती है, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड आर अटैच्ड ऑन अ चेस्ट रीजन। जैसे मान लो कि किसी को बहुत ज्यादा हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है, तो ज्यादा लीड लगाई जाती है हार्ट के पास, जिससे क्या होता है, अच्छी हार्ट की एक्टिविटी आती है। Each peak of ECG identify which letter from P to Q। ये जो जितनी भी एक्टिविटी है, ये जो पीक आ रही है, इसको हम P to Q तक देखते हैं, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी में। याद रखना पी वेव क्या बताता है, पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। मतलब तुम्हारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो पी वेव रिप्रेजेंट करेगा। ये तुम्हारा एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डीपोलराइजेशन का मतलब याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुम्हारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पी वेव से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देखो ये जा रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। जब तुम्हारा वेंट्रिकल क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। अब जो तुम्हारा स्टार्टिंग में क्या होता है, तुम्हारा जो हार्ट है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन क्यू के बाद क्या होगा, वो बहुत फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यही बता रखा है। जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है कि तुम्हारा जो वेंट्रिकल है वो नॉर्मल स्टेट में आ चुके हैं, मतलब वो दोबारा से रिलैक्स हो चुके हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलैक्स रिलैक्स स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो यही बताया गया है यहाँ पे। टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइट टू नॉर्मल स्टेट। और जो तुम्हारा टी वेव है वो मार्क करता है कि जो तुम्हारा वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म हो गया, बंद हो गया, ठीक है। एंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तुम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करके पता लगा सकते हो कि तुम्हारा जो हार्ट है वो, उसका हार्ट रेट क्या है, हार्ट बीट रेट कितना है। जैसे 72 टाइम्स अगर वो एक ग्राफ में एक मिनट में बन गया, तो इसका मतलब 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारा हार्ट, ठीक है। सिंस ईसीजी
ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप। ज्यादातर जो तुम्हारे जितने भी डिफरेंट इंडिविजुअल है सबकी शेप क्या होती है, सेम ही होती है ईसीजी की। एनी डेविएशन, अगर मान लो इसमें से कोई भी डेविएशन आती है तो वो क्या बताता है, हार्ट प्रॉब्लम को बताता है, हार्ट की डिजीज को बताता है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, थोड़ा ही चैप्टर बचा है, बस खत्म होने वाला है, ठीक है, बस खत्म है, 2 मिनट। डबल सर्कुलेशन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट। तुम्हें पता है जो ब्लड है वो स्ट्रिक्टली एक ही मतलब फिक्स रूट में ट्रेवल करता है, ऐसा नहीं कहीं पर भी ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड वेसल में फ्लो करेगा। और वो ब्लड वेसल कौन सी होती है, तुम्हारी एट्रिया और सॉरी आर्टरीज और वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। याद रखना आर्टरी और वेन में क्या होती है, 3 लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट होती है वो क्या है, तुम्हारा ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो इनर मोस्ट होती है ट्यूनिका इंटरना, और जो मीडिया होती है मिडल वाली होती है ट्यूनिका मीडिया। याद रखना जो तुम्हारी ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और जो मिडल वाली है वो क्या है, मसल से मिलकर बनी है, मसल और इलास्टिक फाइबर से। और जो आउटर मोस्ट है क्योंकि उसको प्रोटेक्शन का काम करना है तो वो क्या है, तुम्हारी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। अब ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, वेन्स में थोड़ी पतली होती है और आर्टरी में थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, याद रखना। एज मेंशन्ड अर्लियर, ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। जो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ पे पंप करता है, राइट एट्रिया में पंप करता है। वहीं पे बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तुम्हारे आयोटा में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो हो रहा है, और वहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा कहाँ पे फ्लो हो रहा है, आयोटा में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब टू द लंग्स फ्रॉम दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे पहुंचा रहे हैं, लेफ्ट एट्रिया में पहुंचा रहे हैं। दिस पाथवे कंस्टिट्यूएंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। अ, जैसे मान लो तुम्हारा एक पाथवे बनाती हूँ, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो तुम्हारा ब्लड है कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया ब्लड, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड कहाँ पे आया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पे आया तुम्हारा, लेफ्ट एट्रियम। तो देखो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया बच्चों। इसमें क्या, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स की तरफ से जो सर्कुलेशन है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में CO2 को क्या करा जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। इसी को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं पे बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है कहाँ पे, आयोटा में, और आयोटा से कहाँ जाता है, नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, और फिर टिश्यू में चला जाता है वो ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता है सिस्टम सिस्टम ऑफ वेन्यूज, फिर वेन्स और वेना केवा, फिर कहाँ पे जाता है तुम्हारा, राइट एट्रियम में जाता है। देखो बच्चों तुम्हारा सबसे पहले ब्लड आया आयोटा, आयोटा थोड़ी मोटी सी है, आयोटा से कहाँ जाएगा, आर्ट्रियोल थोड़ी सी पतली, ठीक है। फिर आर्ट्रियोल से कहाँ पे जाएगा बच्चों, आर्ट्रियोल से जाएगा तुम्हारे आर्ट्रियोल से जाएगा, आर्ट्रियोस नेटवर्क ऑफ आर्टरी से जाएगा फिर आर्ट्रियोल में, ठीक है। ये मैंने ज्यादा मोटा कर दिया, देखो दोबारा से बताती हूँ। ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा, ठीक है, आयोटा से कहाँ जाएगा, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में जाएगा, बहुत सारी आर्टरीज, आर्टरीज लिख रही हूँ। फिर आर्टरी से कहाँ जाएगा, आर्ट्रियोल में जाएगा, ठीक है। फिर आर्ट्रियोल से कहाँ जाएगा, कैपिलरी में जाएगा, ठीक है। फिर कैपिलरी से जैसे मान लो तुम्हारे टिश्यू में पहुंच गया। अब ये वाला जो ब्लड है ये कैसा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या होगा, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा तुम्हारा, सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, बहुत सारे वेन्यूल्स में जाएगा, ठीक है। फिर वेन्यूल से कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा, वेन से कहाँ जाएगा, वेना कैवा में जाएगा। फिर वेना कैवा से कहाँ जाएगा तुम्हारा, राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो कहाँ से गया था ये, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया था। तो इस वाले जो सर्कुलेशन को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में गया, आयोटा से आर्ट्रियोल, आर्टरीज में गया, आर्टरी से आर्ट्रियोल में गया, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से कहाँ गया, टिश्यू, फिर टिश्यू से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, फिर ये वेन्यूल्स में गया, वेन्यूल से वेन में गया, वेन से वेना क्या गया, फिर राइट एट्रियम में गया, ठीक है। इस पाथवे को क्या बोल रहे हैं, सिस्टेमिक
सर्कुलेशन, उसको क्या बोल रहे थे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। सॉरी बच्चों, थोड़ा गला मेरा खराब है। दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स, देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और इसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू से, और टेक करता है तुम्हारा CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस को। ठीक है। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक यूनिक तुम्हारा सर्कुलेशन होता है कहाँ पे? तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? हेपेटिक वेन क्या करती है? ब्लड लेती है कहाँ से? इंटेस्टाइन से, उसको लीवर तक पहुंचाती है, फिर लीवर से क्या करती है? उसको क्लीन करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू दोबारा से वापस भेज देती है। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है जो तुम्हारे इसी ब्लड को कहाँ पे लेकर आएगा? तुम्हारे हार्ट तक लेकर आएगा। ठीक है। और कार्डियक मसल को दे दिया जाएगा। ठीक है। याद रखना हेपेटिक। देखो यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक मिनट में इसको थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, किसी और पेन से बनाऊं? ग्रीन से बनाते हैं। इस वाले पूरे सर्कुलेशन को क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ना। और इस वाले पूरे सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? ये गलत बन गया। इसको क्या बोल रहे हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। देखो तुम्हारा राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया, CO2 वाला ब्लड। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया? लंग्स में गया। फिर लंग्स ने इसको फिल्टर करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। इसको क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। अब वहीं पे बात करें तुम्हारे, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड को आयोटा में, ऑक्सीजन वाला ब्लड। फिर आयोटा ने कहाँ पे किया? बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज वगैरह में पहुंचाया। अब टिश्यू ने क्या किया? ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज कर दिया, और वो जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कहाँ जाएगा? तुम्हारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेगुलेटेड बाय इंट्रेंसिकली ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज मसल। तुम्हारे हार्ट को किसी नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं, तुम्हारा हार्ट क्या होता है? अपने आप रेगुलेट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक एक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होता है जिसमें नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है, और मायोजेनिक मतलब वो खुद कर रहा है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर जिसमें क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तुम्हारे ब्रेन में क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा एक सेंटर है, न्यूरल सेंटर, जो क्या करता है? कार्डियक फंक्शन को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर देता है। जैसे उसमें से ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रिलीज करता है न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसमें से निकल रही है। तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो हार्ट रेट को क्या करती है? इंक्रीज करने का काम करती है। वहीं पे बात करें स्ट्रेंथ, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन वगैरह बढ़ा देंगे, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिग्नल क्या करता है? तुम्हारा डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। इससे क्या होगा? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी, तुम्हारा कार्डियक आउटपुट भी अफेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से तुम्हारा जो किडनी में एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है, वो भी क्या करता है? तुम्हारे इंक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है। अब डिसऑर्डर देखते हैं हमारे, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। एक तो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तुम्हारा जो आइडियली है 120 से 80 के बीच में तुम्हारा क्या रहना चाहिए? तुम्हारा ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। ठीक है। इसमें 120 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बता रहा है, और 80 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बता रहा है। ठीक है। अगर मान लो कि ये 140 से 90 है या फिर उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? तुम्हारा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। हाइपरटेंशन बोलेगा। और अगर हाइपरटेंशन बहुत टाइम तक है तो उससे हार्ट डिजीज हो सकती है, तुम्हारे वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, किडनी वगैरह क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। अब वहीं पे बात करें कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? रेफर्ड होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? तुम्हारे जो हार्ट की जो आर्टरी है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसी में क्या हो जाता है? तुम्हारा फैट, कैल्शियम, ये सब क्या हो जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल, फाइबर वगैरह क्या हो जाते हैं? फाइबर टिश्यू वगैरह डिपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाते हो, हार्ट को तुम्हारे ब्लड नहीं मिलता, और तुम्हारा हार्ट सही से काम नहीं करता। अब एंजाइना क्या है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ये कब होता है? जब हमारा इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता हार्ट की मसल को। ठीक है। ये अगर इन मैन एंड वुमेन में ज्यादातर होता है, किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एल्डरली पर्सन को हो सकता है। ठीक है।
और इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ब्लड फ्लो। अगर तुम्हारा इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुँचेगा। ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा रही, ठीक है? अब हार्ट फेलियर की बात करते हैं। हार्ट फेलियर मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ हार्ट व्हिच हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर रहे हैं। इट इज़ समटाइम्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकम कंजेशन ऑफ लंग्स इन वन द मेन सिम्पटम ऑफ द डिजीज। जिससे क्या होता है, कंजेशन हो जाता है तुम्हारे लंग्स में, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या है कि हमारा हार्ट ही स्टॉप हो गया ब्रीथ करने से, ठीक है? और हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक का मतलब होता है जो हमारी तुम्हारी जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रही और हार्ट अटैक हो गया है, ठीक है? अगर तुम्हारा हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पंप नहीं कर रहा अच्छे से तो कार्डियक अरेस्ट। और अगर हार्ट तुम्हारा क्या होगा, उसकी जो वॉल्स वगैरह वो डैमेज हो गई हैं, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुई तो हो गया हार्ट अटैक। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच।